हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मैथ्स बाय देवव्रत सर में। और हम आज आपके लिए लेके आए हैं द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। आज हम आपके लिए कुछ सवाल लेके आए हैं जो कि बोर्ड की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। और उसके पहले हम लोग कुछ चर्चा करेंगे द्विघात समीकरण के इंट्रोडक्शन पे, कुछ सूत्रों पे। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो होता है अपना द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। व्यापक रूप को हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म पे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि इसका व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वेयर जहां पे क्या है कि a इज नॉट इक्वल टू 0। a 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो गया तो क्या होगा? अगर a 0 हो गया तो ये एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब जो द्विघात वाला पद है वो ही खत्म हो जाएगा। तो हमारा द्विघात समीकरण कहां रह जाएगा? फिर ये क्या हो जाएगा? रैखिक हो जाएगा। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, वो हमारा ये होता है। इसके बाद दो चीजें आती हैं कि यदि द्विघात समीकरण के मूल, यदि द्विघात समीकरण के मूल अल्फा व बीटा हो, ठीक है, तो मूलों का योग, जो कि इंपॉर्टेंट है, मूलों का योग, सम ऑफ रूट्स कहते हैं हम लोग इसको। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होता है? माइनस एक्स का गुणांक बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक बात है। अब देखिए, अल्फा प्लस बीटा माइनस एक्स का गुणांक होता क्या है? अब जैसे देखिए, ये है हमारा व्यापक समीकरण। तो एक्स का गुणांक निकालने के लिए यहां पे तीन पद हैं। तीनों में एक्स वाला पद कौन सा है? ये बीच वाला है। तो एक्स का गुणांक निकालने के लिए एक्स को छोड़ देंगे तो उसके साथ क्या बचा? बी। इसका गुणांक क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऐसे ही एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा? एक्स को हटा देंगे, क्या बचा? ए बचा। तो ये हो गया ए। हम सभी लोग पढ़ लेते हैं कि मूलों का जो योग है वो कितना है? माइनस बी बाई ए पढ़ते हैं। लेकिन ये याद रहे कि ये जो आप पढ़ते हैं वो व्यापक रूप होगा तभी होगा, ठीक है ना? वरना आप ये याद रखेंगे तो ज्यादा अच्छी बात है कि माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, इसी तरह हम बात करेंगे इस पे मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा, ये क्या होता है? अचर पद, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब यहां पे अल्फा बीटा, ये कितना आ जाएगा? अचर पद मतलब जिसमें कोई भी चर ना हो, जैसे कि यहां पे क्या है? सी है। और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना था? ए था। ये हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है,
इसके बाद जो है हम लोग बात करेंगे विविक्त कर की। किसकी बात करेंगे? विविक्त कर की। विविक्त कर, जिसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ठीक है, तो विविक्त कर हमारा d इज इक्वल टू क्या होता है? b² माइनस 4ac, ये चीज होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे मूलों की प्रकृति के बारे में, वो भी पूछा जाता है। नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। नेचर ऑफ रूट्स में देखिए, जब भी आपसे पूछा जाए किसी भी सवाल में कि मूलों की प्रकृति निकालिए, तो आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि हमें क्या निकालना है। सबसे पहले विविक्त कर निकालना है, क्योंकि बिना विविक्त कर के, बिना डिस्क्रिमिनेंट के हम लोग मूलों की प्रकृति नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो पहला पार्ट, यदि हमारा क्या हो जाए कि d इज ग्रेटर देन 0 हो जाए। d मतलब क्या हुआ? विविक्त कर, डिस्क्रिमिनेंट, b² माइनस 4ac। यदि ये क्या हो जाए? ग्रेटर देन 0 हो जाए, तो द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे? वास्तविक होंगे। वास्तविक तथा भिन्न भिन्न या अलग अलग लिख सकते हैं हम लोग, या भिन्न लिख दीजिए, भिन्न होंगे। ठीक है, दूसरा, यदि d इज इक्वल टू 0, यदि d बराबर क्या आ जाए? विविक्त कर आप निकालिए और क्या आ जाए? 0 आ जाए, तो जो भी दिया गया द्विघात समीकरण होगा मूल वास्तविक तथा क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, तीसरी बात क्या है कि यदि हम इन दोनों को मिला के लिख दें, कंबाइन कर दें, यानी कि यदि d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो 0 से बड़ा हो या फिर 0 हो जाए, तो द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे? वास्तविक होंगे। यहां पे हम लोग ये नहीं कह सकते कि भिन्न होंगे, ये नहीं कह सकते कि बराबर होंगे, क्योंकि यहां पे दोनों चीजें शामिल हैं। ठीक है, भिन्न वाला भी और बराबर वाला भी, तो दोनों में कॉमन क्या है? वास्तविक है। तो केवल हम इतना बता पाएंगे, या हमसे कभी भी कहे कि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक हैं, तो हम केवल ये वाला लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, मूलों की प्रकृति में यदि d इज लेस देन 0 हो जाए, मतलब आपका विविक्त कर आप निकालिए और उसकी वैल्यू क्या आ जाए? माइनस में आ जाए। कितना आ रहा है उससे मतलब नहीं है, माइनस में आ जाए, तो द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे? काल्पनिक होंगे।
ठीक बात है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि द्विघात समीकरण को हम लोग कैसे कैसे हल कर सकते हैं। ठीक है, उसकी विधियां क्या क्या सी हैं। तो द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां, मेथड्स फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, पहला हमारा जो विधि है वो क्या है, गुणनखंड विधि है। ठीक, फैक्टराइजेशन मेथड। और दूसरा जो है वो द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से, या फिर इसी को हम लोग लिखते हैं श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र या श्रीधराचार्य का सूत्र। ठीक है, और तीसरा जो है वो है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जिसको हम लोग कहते हैं पूर्ण वर्ग विधि। ये शायद सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल भी आगे होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे द्विघात सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र क्या है। तो हम लोग लिखेंगे द्विघात सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र क्या है। ठीक है, अब यहां पे होता है, अगर ये हमारे पास व्यापक समीकरण है तो इसके लिए जो द्विघात सूत्र होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये होता है। लेकिन क्या करता है कि किसी किसी सवाल में आपसे विविक्त कर और उसके मूल दोनों पूछ लिए जाते हैं, या मूलों की प्रकृति और मूल दोनों पूछ लिए जाते हैं। तो मूलों की प्रकृति आप कब निकाल पाएंगे, जब आप विविक्त कर निकाल पाएंगे। विविक्त कर अगर आप पहले से निकाले हैं तो आप चाहें तो यहां पे कुछ कर सकते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, d लिख सकते हैं, बाई 2a। और d आप ऊपर क्या कर चुके होंगे, निकाल चुके होंगे, तो उठा के डायरेक्ट यहां पे रख सकते हैं। फिर से ये बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हमारा द्विघात सूत्र हो गया। तो इसके बाद जो है हम लोग द्विघात सूत्र पे बात कर चुके हैं, और एक चीज रह जाती है कि यदि द्विघात समीकरण के मूल दिए गए हो हमको, अल्फा व बीटा हो, तो अपना द्विघात समीकरण क्या बनेगा, द्विघात समीकरण जो होगा वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल या योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल।
इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस मूल क्या थे अपने पास, अल्फा और बीटा, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है। इसके बाद जो है हमारे पास कुछ और भी चीजें हैं जो कि हमें ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालिए, अल्फा माइनस बीटा का निकालिए, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का निकालिए। तो यहां पे जो है हम लोग निकाल सकते हैं, कुछ नोट पॉइंट हैं अपने पास, जैसे कि हमें चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। कोई भी घात समीकरण दे देगा और बोलेगा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालिए, तो हम वहां पे सबसे पहले क्या करेंगे कि मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकाल लेंगे। उन्हीं की हेल्प से जो भी पूछेगा हम उसको निकालेंगे। ठीक है। तो यहां पे ना तो अल्फा प्लस बीटा है और ना ही अल्फा बीटा है, तो इसको कैसे निकालेंगे हम लोग, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा और बीटा, इसके स्थान पे ये रख देंगे, ये पहले से निकाले रहेंगे और ये भी निकाले रहेंगे, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे और हमें क्या मिल जाएगा, उत्तर मिल जाएगा। अल्फा माइनस बीटा चाहिए, तो कैसे निकालेंगे, ये हम लोग निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा इसका होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आता है कभी कभी बात अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब देखिए ये सारी चीजें आई कहां से, ये भी चाहे तो आप निकाल सकते हैं, कहां से, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। यहां से इसका मान निकालेंगे कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा माइनस 2 अल्फा बीटा, यहां क्या बचा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इन केस कभी आप भूल गए तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी प्रकार से अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और क्या है, ए प्लस बी। ऐसे ही जब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालेंगे तो ये तो इधर है ही है, इसको भी हम लोग इधर ले आ लेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा। ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई आपके लिए, जो कि इंट्रोडक्शन हो गया द्विघात समीकरण का। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने कुछ क्वेश्चन की ओर। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे एक सवाल है कि यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m इज इक्वल टू 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान निकालिए। ये हमारा जो है बहुविकल्पी में भी आ जाता है 1 नंबर में, और रिटर्न में भी आ जाता है, डिस्क्रिप्टिव टाइप में भी 2 नंबर में पूछ लिया जाता है ये सवाल। तो करते हैं हम लोग। तो दिया गया पहला सवाल हो जाएगा अपना, द्विघात समीकरण क्या दिया गया है, द्विघात समीकरण है अपना 3x स्क्वायर माइनस 12x, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m बराबर 0 समीकरण ए। अब देखिए ऑब्जेक्टिव में है तो कोई दिक्कत नहीं, आपसे आंसर से मतलब है, कहीं से भी लाइए कैसे भी लाइए, आंसर की जरूरत है। लेकिन अगर आपका डिस्क्रिप्टिव में है, लिखना है आपको, तो कितना अच्छा आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो बात इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे कि समीकरण 1 की तुलना द्विघात समीकरण के व्यापक रूप ax स्क्वायर यही होता है प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर कर दीजिए। a बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। b बराबर कितना हो जाएगा, x को छोड़िए, क्या बचा, यहां b है और यहां कितना है, -12, चिन्ह को हमेशा लेके रखेंगे माइनस को। और c बराबर कितना आ गया है,
m आ गया। अब यहां पे आपसे कह रहा है पहले से ही कि द्विघात समीकरण के मूल क्या हैं, बराबर हैं। यहां हम लोग लिखेंगे कि चूंकि द्विघात समीकरण के मूल क्या है, बराबर है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, d बराबर 0, यही तो होता था। और d क्या है, b² माइनस 4ac बराबर 0। b की वैल्यू कितनी है, -12, -4a3 हो गया और c कितना हो गया, m हो गया। माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है और 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। माइनस ये भी 12 आ जाएगा और साथ में m आ जाएगा। तो 144 इज इक्वल टू 12m। m इज इक्वल टू कितना आ गया, 144 बाई 12। m इज इक्वल टू कितना आ गया, 12 वर्ग में 144। तो ये हम लोग निकाल पाएंगे। आइए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 के मूल हो तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले द्विघात समीकरण क्या है अपना, जो दिया गया है द्विघात समीकरण है अपने पास 2x² माइनस 3x प्लस 5। 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब यहां पे दिया हुआ है क्योंकि द्विघात समीकरण एक के मूल अल्फा व बीटा है। ठीक है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, मूलों का योग निकालेंगे। मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो अल्फा प्लस बीटा अपना माइनस एक्स का गुणांक कितना है, 2 है, बाई x², x का गुणांक कितना है, -3 है, और x² का गुणांक कितना है, 2 है। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा और बाई 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम क्या निकालेंगे, मूलों का गुणनफल भी निकाल लेंगे अल्फा बीटा। ठीक है, क्या होता है ये अभी बताया था, अचर पद बटे x² का गुणांक। अब देखिए लिखने को तो हम लोग लिख सकते हैं c/a b/a माइनस में, ठीक है ना, लेकिन ये लिखेंगे तो हमारे हिसाब से ज्यादा अच्छा है, बाकी वो भी गलत हम लोग नहीं कह सकते। तो अल्फा बीटा अचर पद यहां पे कितना है, 5 और x² का गुणांक 2 है। इतना तो आपको करना ही करना है। ठीक है, इसके बाद जो है हमसे पूछा जा रहा है कि α² बीटा प्लस α β², इसका मान निकालिए। अब हमने आपको बताया कि इस तरह का सवाल जब भी आपके पास आए तो सबसे पहले आपको मूलों का योग और मूलों का गुणनफल ही निकालना है, उसके बाद ही आप कुछ कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो चीजें हैं तो हमको इसको बदलना है किसके फॉर्म में, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के फॉर्म में, कैसे भी आ जाए। तो देखिए यहाँ पे दोनों जगह जो है अल्फा और बीटा कॉमन हो रहे हैं। यहाँ अल्फा की घात 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ बीटा की घात 2 है, यहाँ 1 है। तो जो कम होता है हम लोग वही कॉमन लेते हैं। तो दोनों में अल्फा बीटा कॉमन हो जाएगा, यहां से अपना बच जाएगा अल्फा और प्लस क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा बीटा कितना आया, 5/2 आ गया, इंटू अल्फा प्लस बीटा अपना कितना आया, 3/2 आ गया।
ये वैल्यू कितना आ गया 15/4 आ गया। ठीक है, इसी में हम लोग सवाल तो इतना ही था, इसके आगे भी हम लोग सवाल पे बात कर लेते हैं कि और भी आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि अल्फा बाई बीटा निकालिए और प्लस बीटा बाई अल्फा निकालिए, ऐसा भी सवाल आपके पास आ सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, लघुत्तम ले लेंगे, इसका अल्फा बीटा ले लेंगे, फिर यहां से इसका गुणा हो जाएगा इसमें अल्फा स्क्वायर, इसका गुणा हो जाएगा इसमें बीटा स्क्वायर, ये अपना आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और हमने अभी आपको इसका बताया था कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बाई अल्फा बीटा। आइए इधर हम लोग लिखते हैं, ये अपने पास अब आ जाएगा, मान रखेंगे। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया है 3/2, तो 3/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 अल्फा बीटा कितना है अपने पास 5/2 है बाई अल्फा बीटा फिर से कितना है अपने पास 5/2 है। यहां से ये कैंसिल आउट हुआ, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/4 माइनस 5 और ये हुआ कितना 5/2। अब यहां से देखिए इसका गुणा कर देंगे तो 9 माइनस 20, 9 माइनस 20/4 और ये कितना आ गया 5/2, ये आ जाएगा कितना -11/4। इसको उल्टा कर देंगे तो 2/5 ये कट जाएगा, ये अपना आ गया -11/10 आ गया, किसका अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। ठीक है, इसी तरह से आप और भी इसमें सवाल बना के खुद से लगा सकते हैं, जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं, ये आपके लिए है, आप लगाएंगे, ये हम लोग निकाल सकते हैं अल्फा माइनस बीटा का मान पहला, दूसरा आप निकालेंगे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान निकालेंगे, तीसरा अल्फा स्क्वायर बाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा, इसका भी मान आप लोग निकालेंगे। ऐसे बहुत सारे सवाल हम लोग बना सकते हैं। आइए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हम लोगों का थर्ड क्वेश्चन होगा जो कि बोर्ड की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो होगा। दिया हुआ है कि एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है और 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेती है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो यहां पे हम लोग मान लेंगे कि माना धारा की चाल जो है वो कितना है x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये मान लेंगे। और हमको दिया है कि मोटर बोट की शांत जल में चाल दिया हुआ है, मोटर बोट की शांत जल में चाल वो कितना है 18 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए यहां पे हमें दो चीजें निकालनी है। पहला ये कि धारा के अनुकूल चाल क्या होगी मोटर बोट की और धारा के प्रतिकूल चाल क्या होगी। ठीक है, या कभी कभी कहते हैं धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में। तो आइए हम लोग बात करते हैं। धारा के अनुकूल मोटर बोट की चाल कितनी हो जाएगी। अब देखिए जब भी आपको निकालना है धारा के अनुकूल या धारा के प्रतिकूल, अब देखिए क्या निकालना है, धारा के अनुकूल मतलब धारा के दिशा में, तो क्या हो जाएगी जो भी मोटर बोट की चाल होगी और जो भी धारा की चाल होगी दोनों क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी, क्योंकि दोनों क्या है एक ही दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, तो हमेशा जब भी आप
काम करेंगे। तो सबसे पहले आप किसका लिखेंगे, अगर कोई मनुष्य तैर रहा है तो मनुष्य का, नाव है तो नाव की, जो भी है, यहाँ मोटर बोट है तो पहले उसकी चाल लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे, 18, ये मोटर बोट की हो गई, पहले इसकी लिखनी है। फिर क्या लिखेंगे, धारा की, दोनों जुड़ जाएंगी, किलोमीटर पर आवर। इसी प्रकार धारा के प्रतिकूल, मतलब धारा के विपरीत दिशा में, इज इक्वल टू, हमने फिर आपको बताया था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी नाव होगा, मनुष्य होगा, मोटरबोट होगी, पहले उसकी चाल लिखेंगे। अब यहां क्या करना है, विपरीत लिख रहे हैं, वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, धारा की चाल उसमें क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, किलोमीटर पर आवर। जैसे मान लीजिए कि कोई नाव 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आ रही है और धारा की चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 10 में से 2 घट जाएगा, 8 बचेगा। उस 8 किलोमीटर प्रति घंटा से नाव आगे जाएगी। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए नाव की भी स्पीड कितनी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की भी स्पीड कितनी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों की जब समान हो जाएगी, विपरीत दिशा में जाएंगे, एक अगर इधर से धारा आ रही है, इधर से नाव जा रही है, तो रुक जाएगी, नहीं जाएगी। ठीक है ना, अगर धारा की चाल ज्यादा हो जाएगी तो क्या हो गया, तब नाव बह जाएगी। ठीक है ना, तो प्रश्नानुसार अगर आपको फुल मार्क्स लेने हैं तो स्टेटमेंट को अच्छे से लिखकर फिर करिएगा। अब देखिए 24 किलोमीटर हमको जाना है धारा के अनुकूल, और 24 किलोमीटर क्या करना है, धारा के प्रतिकूल। ठीक है ना, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा अपना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगी। ठीक है ना, तो आइए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं दूरी कितनी है, 24। पहले धारा के अनुकूल देख लेते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा, 18 प्लस x हो जाएगा। यही अगर हम लोग धारा के प्रतिकूल जाते हैं तो 18 माइनस x। अब देखिए 1 घंटा समय ज्यादा लेती है मोटर बोट, 1 घंटा समय ज्यादा लेती है, तो अब प्रश्न को पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो यहीं से कर पाएंगे कि कौन सा ज्यादा ले रहा है, कौन सा कम ले रहा है। तो उसको जानने के लिए सबसे पहले ये देखिए कि दोनों में से कौन सा भिन्न छोटा है और कौन सा भिन्न बड़ा है। तो उसको जानने के लिए हमें देखिए अंश क्या है, दोनों का समान है। जब अंश दोनों का समान है तो हम किसको देखेंगे, हर को देखेंगे। अब हर जिसका बड़ा होगा वो क्या होगा, भिन्न छोटी होगी। जिसका हर छोटा होगा वो भिन्न क्या होगा, बड़ा होगा। अब यहां पे देखिए हमारे पास क्या है कि यहां पे 18 प्लस एक्स है, 18 माइनस एक्स है, तो ये वाला क्या है, छोटा है। छोटा है तो ये क्या आएगा, बड़ा आएगा। और ये क्या है, बड़ा है तो ये क्या आएगा, छोटा आएगा। तो दोनों में अंतर है। ठीक है, तो कौन सा कम आएगा, कौन सा कम आएगा, तो यहां पे देखिए हमारे पास ये भिन्न क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो बड़ा हो जाएगा तो इसमें एक क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, या इधर एक क्या कर सकते हैं आप, जोड़ सकते हैं। ठीक बात है ना, तो आ जाइए एक तरफ कर लीजिए, 24 18 प्लस एक्स। और वैसे भी आप देखेंगे तो कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल जाएगा, सीधी बात है, विपरीत दिशा में आप जाएंगे तो समय ज्यादा लगेगा, है ना। अगर अनुकूल दिशा में धारा की दिशा में जाएंगे तो समय कम लगेगा क्योंकि चाल ज्यादा है, विपरीत दिशा में घट जाती है। वैसे भी कर सकते हैं आप, इसको इधर ले आते हैं पक्षांतर करके, आइए आया अपना 18 माइनस एक्स, यहां क्या बचा -1। सवाल को आसान बनाना है तो आपको 24 क्या कर लेना चाहिए, कॉमन। इस तरह के सवाल में मैक्सिमम कॉमन हो ही जाते हैं। एलसीएम ले लीजिए, 18 प्लस एक्स और 18 माइनस एक्स। अब यहां पे इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इधर हो जाएगा,
तो 18 माइनस एक्स, इसका इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा -18 और माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई दोनों में होगा। ये 18 क्या हो गया, कैंसिल हो गया अपना। यहां से बचा 24 और यहां से -x -2x हो जाएगा। और यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 18 का स्क्वायर और माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। आइए इधर चलते हैं। अब ये अपने पास कितना हो जाएगा कि 24 दूना 48x बाई 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 324 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस 48x इज इक्वल टू -324 और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको भी उधर लेके चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये उधर जाएगा प्लस 48x और -324 इज इक्वल टू 0। अब इसका हम लोगों को क्या करना है, गुणनखंड करना है, ठीक है। तो गुणनखंड करने के लिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि वर्गपद का गुणांक कितना है 1 है, इंटू अचर पद कितना है -324, गुणा करेंगे कितना आएगा -324। माइनस में आया, इसका क्या मतलब है कि ये जो बीच वाला पद है इसको हमें घटा कर लाना है। तो 324 को ऐसे दो भागों में तोड़िए कि घटा दें तो 48 आ जाए और गुणा कर दें तो 324 आ जाए। तो कर देते हैं, क्या बनेगा 54 और 6 बनेगा, 54 और 6 बनेगा। 54 और 6 का गुणा करेंगे 324 आ जाएगा। और हमको लाना कैसे है, घटा के लाना है। अब घटा के लाना है तो सबसे बड़ी बात यह है कि घटेगा तभी जब दोनों का चिन्ह क्या होगा, विपरीत होगा, एक प्लस और एक माइनस। और फिर ये तो पता हो गया कि एक प्लस होगा एक माइनस होगा। अब बात यह कि कौन सा प्लस होगा और कौन सा माइनस होगा। तो हमें लाना किस में है, प्लस में लाना है। तो बड़े वाले को किसमें रखना है, प्लस में, और छोटे वाले को किसमें रखना है, माइनस में। प्लस माइनस का गुणा करेंगे फिर आ जाएगा माइनस आ जाएगा। सारी बातें सेट हो गई। अब इसी के साथ दोनों के x लगा के यहां पे लिख देना है। तो x स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब यहां पे हम लोग x कॉमन कर लेंगे, x प्लस कितना आ जाएगा 54 और माइनस 6 कॉमन ले लेंगे, यहां से भी आ जाएगा 54। जो इस ब्रैकेट में आया है वही इस ब्रैकेट में आना चाहिए, नहीं समझ जाइए कि यहीं पे गलत हो गया। x प्लस 54 x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब एक बार इसको 0 दिखाएंगे, एक बार इसको 0 दिखाएंगे, क्योंकि इन दोनों का गुणनफल क्या है 0। या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा या तो दोनों 0 हो सकते हैं, ठीक है। तो यदि x प्लस 54 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा -54, जो कि क्या है अमान्य है, क्योंकि चाल किसी की माइनस में कैसे हो सकती है, या जो कि अग्राह्य है, कुछ भी लिखते हैं, जो कि अमान्य है। और यदि x माइनस 6 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा 6। अब x का मान 6 तो आ गया, लेकिन ये देखिए हम लोग यहीं पे छोड़ देते हैं, इसको यहां पे नहीं छोड़ना है, क्योंकि x आप माने थे x का मान निकाल दिए। अब यहां बताइए, आपसे पूछा जा रहा है x का मान नहीं पूछा जा रहा, क्या पूछा जा रहा है, धारा की चाल पूछी जा रही है। तो आप धारा की चाल बताइए, यहां लिखिए, यहां जो माना लिखे हैं वही हटा के अतः लिख दीजिए बस। अतः धारा की चाल बराबर 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको अपने दोस्तों को, अपने क्लासमेट्स को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।